हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स। देखिए कल जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस, और ऐसे ही होता है लीनियर डिपेंडेंस। ठीक है, तो कल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसी से आगे चलते हैं। कुछ उसमें एडवांस में हम कुछ एग्जांपल्स ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन क्या है लीनियर डिपेंडेंस की और इंडिपेंडेंस की। यहाँ पर आपके पास वेक्टर है v, ठीक है। हम कह रहे हैं कि वेक्टर जो v1 v2 v3, ठीक है, v1 v2 v3 या vn तक कोई भी सेट है S जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप उनसे मल्टीप्लाई करोगे किसी भी अदिशों को, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, अल्फा n। तब अगर इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, और ऐसे करते करते अल्फा n vn, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन इनका 0 के बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑल जो अल्फा आई है वो क्या है, 0 के बराबर है। जो भी अल्फा आई है वो 0 के बराबर है, ठीक है। यानी कि सारे के सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब के सब क्या है, शून्य, यानी 0 के बराबर हैं। तो आप देखिए जब ये सब 0 के बराबर हैं तब v1 v2 v3 इनसे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तब v1 v2 v3 किस भी तरह के हों, ठीक, किसी भी तरह के हों, लेकिन बाहर वाली जो वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाई होने के बाद वो ऑल टर्म्स आर बिकम 0, देन इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इस तरह की अगर टर्म बनती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर हैं वो कैसे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। जब हम कहें तो अल्फा 1 अल्फा 2 जो अचर है वो इंडिपेंडेंट है, उनका 0 होना, ठीक है, उनका 0 होना फिक्स है, तभी ये 0 हो सकता है, ठीक है। अंदर की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, वेक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह अगर यहाँ पर ऑल अल्फा आई आर नॉट इक्वल टू 0 हो, फिर भी ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो अब ये डिपेंड किस पे करेगा, वेक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये वेक्टर्स ऐसे आप चूज करिए जो अल्फा 1 अल्फा 2 0 ना होने पर भी कुछ टर्म पॉजिटिव और कुछ टर्म नेगेटिव बन जाए, और इस सबको क्या बना दे, 0 के बराबर बना दे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे, एक घाती आश्रितता बोलेंगे, एक घाती आश्रितता, यानी कि लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, तो इससे करने के लिए हमारे पास सेम वही टर्म होती है, लेकिन बस फर्क क्या होता है कि और अल्फा आई आर नॉट इक्वल टू 0। तो उसकी डेफिनेशन हम लेते हैं कि यदि v जो है वो फील्ड f पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है हमारे पास, एवं S V का एक सीमित अशून्य उप समुच्चय है, ठीक है। अर्थात S बराबर v1 v2 एंड vn, ठीक है। तब S को एक घात आश्रित कहते हैं, S को हम क्या बोलते हैं, एक घात आश्रित।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अल्फा आई है ना, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 और ऐसे ही अल्फा आई VI इक्वल टू 0 है, परंतु सभी अल्फा आई नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो तब देखिए आप कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा V1 V2 V3 के साथ में अल्फा का, जिससे कुछ टर्म पॉजिटिव कुछ टर्म नेगेटिव, यानी कि इक्वली पॉजिटिव और इक्वली नेगेटिव हो जाए, तो ही वो माइनस होकर आपस में क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हम इसके लिए एग्जांपल भी ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल से काम हो जाएगा इसका। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें। स्टूडेंट्स देखिए, एग्जांपल नंबर हमारे पास जो है कि R³ है हमारे पास, एक R³ का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 टुपल्स होते हैं। तो R³ के 3 एकक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर हम कह सकते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड तथा 0 0 1 एक घात स्वतंत्र है, एक घात स्वतंत्र है, क्योंकि R³ का कोई भी सदिश x y z इन तीनों एकक सदिशों के लिए एक घाती संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास इसमें कहा कि R³ के 3 एकक सदिश हैं हमारे पास। एक मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो है वो एक प्रॉपर वेक्टर होता है जो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आप R³ का कोई सा एलिमेंट ले लो, x y z कोई सा एलिमेंट ले लो, तीनों सदिश के लिए घातीय संचय रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम इसको। यानी कि हम x y z को मल्टीप्लाई करो, इसको x से करो, इसको y से करो, इसको z से करो, आपके पास क्या बन जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंस बन के ही आएगा। ठीक है, लेट हमने मान लेते हैं E1 E2 और E3 ऐसे एलिमेंट के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। तो x y z को अगर मैं लिखूं यहाँ पर इंटू E3, तो ये मुझे x y z ही मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर 0 करता हूँ, x E1 प्लस y E2 प्लस z E3 बराबर 0, तो ये तब 0 बन सकता है जब x बराबर y बराबर z बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, जब x y z बराबर 0 होगा, इससे E1 E2 E3 का मान 0 बराबर नहीं है, x y z का मान क्या होगा, 0 बराबर होगा। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये है 1 0 0, आप ऐसे लिख के देख लो, x इंटू 1 0 0 ये E1 है, y इंटू 0 1 0 प्लस z इंटू 0 0 1, ठीक है, बराबर में 0 आना चाहिए। तो देखिए अब 0 कह सकता है, x से मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा, y से यहाँ पे करोगे तो y आ जाएगा, और एक टर्म क्या था, z आ जाएगा। भाई x प्लस 0 प्लस 0 y प्लस 0 0 ऐसे हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 कब हो सकता है, जब x y z तीनों का मान क्या हो, 0 के बराबर हो। क्योंकि मल्टीप्लाई हो तो किसी एक का मान 0 हो जाए तभी कैंसिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस के रूप में दे रखा है। तो x y z तीनों का मान 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर ये 0 बनेगा। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक घाती लीनियर इंडिपेंडेंट बोलते हैं, राइट।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक बिंदु से सदिश में ले रहा हूँ यहाँ पर जीरो करने के लिए। तो ये देखिए आप, एक बिंदु सदिश हमारे पास -1, 2 and 3, 2, 5 and 7 और 3, -4 and 5 और 1, 0 and -1। ठीक है, ये चार हमारे पास जो नंबर हैं इसमें हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देखते हैं। तो α1, -1, 2 and 3, ठीक है, प्लस α2, 2, 5, 7 प्लस α3, 3, -4 and 5 प्लस α4, 1, 0, 1 बराबर में 0। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन सेकंड एग्जांपल ही मान लो उसको, एक लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। इसमें α1, α2, α3, α4 इन चारों के मान और जीरो बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। और इन चारों के मान जीरो बराबर नहीं होते फिर भी जीरो बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर डिपेंडेंट यानी कि LD। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार समीकरण बना दो, यहाँ पे α1, α2, α3, α4 माइनस माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस के α1 प्लस 2 α2 प्लस 3 α3 प्लस α4 बराबर में 0। ठीक है, 2 α1 प्लस 5 α2 माइनस के 4 α3 प्लस 0 α4 बराबर में 0। और नेक्स्ट है माइनस के 3 α1 प्लस के 7 α2 प्लस के 5 α3 माइनस के α4 बराबर में 0। चार समीकरण हमको मिलेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, और बाहर के नंबर हम आपको दिख ही रहे हैं। हमने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, α1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, α2 को किया 2 से, α3 को 3 से और α4 को 1 से, फिर लिख दिया 0 बराबर। α1 को किया हमने 2 से, α2 को हमने किया 5 से, α3 को हमने किया -4 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके आगे हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे मैं α1, α2, α3, α4 इन चारों मान निकाल लूँ, चार मान 0 के बराबर नहीं आए तो ये LD हो जाएगा। तो यहाँ देखो α4 है, यहाँ α4, यहाँ पे मैं काम करता हूँ α2 α1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। समीकरण नंबर इसको मानता हूँ मैं 1, इसको 2, इसको 3। तो समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर 2 में जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइनस के 2 α1 प्लस के 2 α2 प्लस के 3 α3 और प्लस के α4 बराबर में 0। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, हो गया, सॉरी 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 α1 प्लस 5 α2 प्लस सॉरी माइनस के 4 α3 और ये 0 α4 यानी कि 0 कैंसिल। ठीक है, 4 5 9 α2 प्लस के 2 α3 प्लस के 2 α4 बराबर में 0। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इन दोनों के अंदर। तो समीकरण नंबर 1 को ही 3 से गुणा कर, समीकरण 3 से घटाने पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 α1 प्लस के 6 α2 प्लस के 3 2 9 α3 प्लस 3 α4। ठीक है, और बढ़ाना मूल किसको है, 3 में से घटाने पर,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से घटाने पर तो माइनस के 3 और ये से पहले लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 5 और ये जाएगा माइनस के α4। 3 से गुणा करोगे 3α1 माइनस कर रहे हैं तो जाएगा प्लस प्लस ये माइनस के 2α2 माइनस के 3α3 और माइनस के α4। ठीक है, माइनस 3 को आगे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, 7 में से माइनस है तो 5α2 और 5 में से लीजिए तो प्लस के 2α3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, फिर बाद में कर क्या कर दो, प्लस माइनस माइनस माइनस, भी एक ही बात है, माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस के 2α4 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं तो देखो 2 से α2 कैंसिल हो रहा है, तो ये तो तब बच जाएगी, इससे कुछ वैल्यू बन सकती है यहाँ पर। तो देखो समीकरण नंबर यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 ले देते हैं, तो बाय 4 and 5 तो 9 में से 5 गए तो 4α2, 2 में से 2α3 कैंसिल। ठीक है, माइनस कर रहे हैं ना, 5 - 4 कर रहे हैं, सॉरी 4 - 5 कर रहे हैं, और 2α2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना हो जाएगा, 4α4 बराबर में 0, तो 4α2 बराबर में माइनस के 4α4, तो माइनस से प्लस कैंसिल, α2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के α4। ठीक है, यहाँ का ये वैल्यू रख दो, कुछ ना कुछ मान जरूर आ जाएगा इसमें। α2 की जगह रख देता हूँ मैं माइनस α4, तो α4 इसके 5 माइनस के α4 प्लस के 2α3 माइनस के 2α4। ठीक है, बराबर में 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 7α4 प्लस के 2α3 बराबर में 0। ठीक है, α2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के α4, यानी कि α2 की वैल्यू जो है वो माइनस के α4 के बराबर, इसका मतलब 0 के बराबर तो नहीं है ना, α4 0 के बराबर नहीं है तो। ठीक है, तो दोनों को हम लेके चले, रख दिया 7α4 प्लस 2α3। ठीक है, इसके अलावा उसका समीकरण है जिसमें मान रख सकते हैं, तो उसमें रख देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9α4 वाले में रख देते हैं, α2 बराबर माइनस α4, तो माइनस के 9α4 प्लस के 2α3 और प्लस के 2α4 नंबर 4 से। ठीक है, ये किससे, 4 से, और ये किससे था, 5 से। तो ये देखो 9 में से 2 है तो माइनस के 7α4 उसके 2α3 बराबर में 0। तो देखिए आप यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ मैं, ऊपर कर सोल्व, जिससे आपको दिख तो रही होगा। इन दोनों को लेके देखो आप, माइनस के 7α4 प्लस के 2α3 बराबर में 0, माइनस के 7α4 प्लस के 2α3 बराबर में 0। देखो दोनों सेम इक्वेशन आ गए हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया था, α2 बराबर माइनस का 4 रखा था इन दोनों के अंदर, तो आप देखिए यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, ये कैंसिल कैंसिल, यानी कि α2 बराबर में नॉट इक्वल टू 0 है, एक टर्म तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0 बनेगा वो सिर्फ बाहर वाली कुछ वाले रख के ही बन सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। आप यहाँ देख सकते हो α2 का मान क्या माइनस के α4 के बराबर है, मतलब प्रॉपरली α4 के बराबर नहीं है, वैल्यू इसकी है जितनी भी होगी, मान लो 5 हुई तो माइनस से 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कौन कौन, α2 α4, मतलब ये क्या हुआ, लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, सॉरी डिपेंडेंट हो गया। अतः दिया गया क्वेश्चन, दिया गया
प्रश्न लीनियर डिपेंडेंट होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।